नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हम उम्मीद करते हैं कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। अब से आप इस बुलेटिन की खबरों को पीडीएफ फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ रोजाना मिल सकेगा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में राजस्थान में लिथियम के भंडार की एक बड़ी मात्रा की खोज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां के भंडार से अकेले देश की 80% मांग को पूरा किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक देश में सबसे हालिया लिथियम की खोज राजस्थान के डेगाना में हुई है। यहाँ की गुणवत्ता इस साल की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में खोजे गए लिथियम से भी बेहतर है। भारत अब तक लिथियम के लिए चीन पर निर्भर है। हालांकि राजस्थान में इस भंडार की खोज के साथ ये माना जा सकता है कि चीन का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा और खाड़ी देशों की तरह राजस्थान का भी भाग्य उदय होगा। बता दें कि लिथियम दुनिया की सबसे हल्की धातु है, जिसकी जरूरत बैटरी से चलने वाले हर उपकरण को होती है। ये इस रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसे विद्युत ऊर्जा में बदलता भी है। लिथियम आज के हर घर में चार्जेबल इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी से चलने वाले गैजेट में मौजूद है और इसी वजह से दुनिया भर में लिथियम की जबरदस्त मांग है। वैश्विक मांग के कारण इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। 1 टन लिथियम की वैश्विक कीमत करीब 57.36 लाख रुपए है। कूनो नेशनल पार्क एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता दक्षा की मौत हो गई है। दक्षा को इसी साल दक्षिण अफ्रीका से कूनो लाया गया था। बताया गया है कि मेल चीता को दक्षा के बाड़े में मेटिंग के लिए भेजा गया था। मेटिंग के दौरान ही दोनों में हिंसक इंटरेक्शन हो गया और मेल चीते ने पंजा मारकर दक्षा को घायल कर दिया था। अगली सुबह मॉनिटरिंग टीम को दक्षा घायल अवस्था में मिली और उसे इलाज के लिए भेजा गया, पर इलाज के दौरान ही दक्षा की मौत हो गई। गौरतलब है कि पिछले 3 महीने में कूनो नेशनल पार्क में 3 चीतों की मौत हो चुकी है। यहाँ अब 17 चीते ही बचे हैं। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए कुल 20 चीतों में से अब तक 3 दम तोड़ चुके हैं। कूनो नेशनल पार्क में सबसे पहले मादा चीता शासा की मौत हुई थी। सुर्खियों में रह रहे वायु सेना विरासत केंद्र का उद्घाटन बीते दिनों डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा चंडीगढ़ में किया गया। आपको बता दें कि इस हेरिटेज सेंटर की स्थापना केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच एक समझौता ज्ञापन के तहत की गई है। इस उद्घाटन समारोह के मौके पर राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वनवारी लाल पुरोहित और एयर चीफ मार्शल BR चौधरी भी मौजूद रहे थे। 17,000 वर्ग फुट में फैला ये विरासत केंद्र विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका पर प्रकाश डालता है। आपको बता दें कि इस हेरिटेज सेंटर के जरिए 1965, 1971 कारगिल युद्ध और बालाकोट हवाई हमले के चित्रों और यादगार लम्हों को बखूबी से दर्शाया गया है। इस हेरिटेज सेंटर में 5 विंटेज विमान भी लगाए गए हैं, जो विजिटरों को कॉकपिट एक्सपोजर और फ्लाइट सिमुलेटर के साथ एक साथ अनुभव प्रदान करेगा। आपको बता दें कि इन विंटेज विमानों में भारतीय वायुसेना द्वारा निर्मित पहला पेटेंट विमान कानपुर 1 एयरक्राफ्ट भी शामिल है, जो 1958 में वेस्ट रिपेयर डिपो कानपुर में दिवंगत एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह द्वारा डिजाइन और निर्मित एकल इंजन वाली स्वदेशी फ्लाइंग मशीन है। ऑफिशियल जानकारी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे इस केंद्र को पूरे देश में और विश्व स्तर पर भारतीय वायुसेना द्वारा किए जा रहे विभिन्न बचाव कार्यों के बारे में भी अपडेट किया जाएगा। स्टेशन क्षेत्रीय और केंद्रीय स्तर पर वायु योद्धाओं के परिवारों के लाभ के लिए वायुसेना परिवार कल्याण संघ द्वारा की गई पहल को भी प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाया जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में रहे भारत इजराइल बिजनेस फोरम का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन से मुलाकात की है। इस फोरम को संबोधित करते हुए श्री कोहेन ने इजराइल में भारतीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और नई दिल्ली और तेल अवीव के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA को जल्द पूरा करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने पश्चिम एशियाई क्षेत्रों में एक नई क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार की रूपरेखा पेश करते हुए इजराइल, खाड़ी अरब देश और भारत को गेट फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट के रूप में संबोधित किया है।
आपको बता दें कि उनकी योजना भारत से किए गए व्यापार को अरब बंदरगाह और वहां से ट्रेन के जरिए इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक पहुंचना है। इस फोरम में हुए चर्चों के आधार पर विशेषज्ञों का ये मानना है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे अग्रणी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल अर्थव्यवस्थाओं और पश्चिम एशियाई क्षेत्र में भारत के द्वारा प्रस्तावित कनेक्टिविटी परियोजनाओं की राह अनुकूल होती दिख रही है। गौरतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन अग्रीमेंट साइन करने वाला पहला खाड़ी देश बना था, जो कि अब्राहम अकॉर्ड पीस एग्रीमेंट के अंतर्गत की गई थी। दरअसल ये एग्रीमेंट इजराइल और खाड़ी देशों के रिश्तों में मिठास और व्यापार के क्षेत्र में सुगमता प्रदान किया है, जो कि भारत के लिहाज से भी सकारात्मक दिखाई दे रही है। मणिपुर पिछले कुछ दिनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है, जिसमें कम से कम 62 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और 30,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों में शरण लेना पड़ रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ने लगी है कि हिंसा वाले इलाकों में सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी पड़ी है। आखिरकार मणिपुर में हो रहे इस हिंसा की पूरी वजह क्या है, तो आइए जानते हैं। दरअसल मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का लगभग 89% हिस्सा पहाड़ी है और मणिपुर में मुख्यतः 3 समुदाय के लोग रहते हैं, जैसे मैतेई, नागा और कुकी। इनमें नागा और कुकी समुदाय की कुल जनसंख्या 40% है, जो ज्यादातर ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। उन्हें अनुसूचित जनजाति समुदाय का दर्जा मिला हुआ है, जबकि मैतेई समुदाय की कुल जनसंख्या 53% है, जो ज्यादातर हिंदू हैं और उन्हें राज्य में अनुसूचित जाति के तौर पर गैर आदिवासी का दर्जा प्राप्त है। अन्य समुदाय में 7% म्यांग समुदाय से हैं। अब विवाद की असल वजह यह है कि मणिपुर राज्य का 89% हिस्सा पहाड़ी है और मणिपुर लैंड रिफॉर्म एंड लैंड रेवेन्यू एक्ट 1960 के सेक्शन 158 के अनुसार सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही लोग पहाड़ी इलाकों में बस सकते हैं, जबकि मैतेई समुदाय जो अनुसूचित जाति से है और जो आबादी से 53% होने के बाद भी पहाड़ी इलाकों में अपना घर बनाकर नहीं बस सकते। इसी कड़ी में मैतेई समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग करने लगा है। पहले वो सरकार और फिर हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर गए। फिर हाईकोर्ट से राज्य सरकार से मैतेई समुदाय की एसटी की दर्जा देने पर विचार करने की मांग की। इसी मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला, जिसके दौरान अचानक राज्य भर में हिंसा की आग भड़क उठी। हिंसा को देखते हुए भारतीय संविधान की धारा 355 को लागू कर दिया गया, जिसके तहत राज्य के हिंसा वाले इलाकों में सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी पड़ी। और साथ ही अगर हम भारतीय संविधान की धारा 355 की बात करें तो भारतीय संविधान की धारा 355 भारत के राज्यों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाने का दायित्व सुनिश्चित करती है। यानी इस धारा के अंतर्गत अगर कोई राज्य अपनी स्वतंत्रता, एकता और सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की समस्याओं से जूझ रहा होता है तो केंद्र सरकार इस स्थिति को देखते हुए उचित कदम उठाने के लिए सक्षम होती है। इस धारा के अनुसार राज्य सरकार केंद्र सरकार से आवश्यक सहायता और सुरक्षा के लिए अनुरोध भी कर सकती है। आपको बताते चलें कि इस धारा का मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर कोई राज्य संकट की स्थिति में है तो केंद्र सरकार अपने अधिकारों का उपयोग कर राष्ट्र के संघीय संरचना की रक्षा करे। फिलहाल के लिए इस सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।